हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फोर्स की और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चीज़ का फील्ड होता है। आपने कई सारे फील्ड पढ़े सुने होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हमने ये तो जान लिया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। डिपेंड करेगा कि दोनों चार्जेस का नेचर क्या है। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कब तक अट्रैक्ट और कब तक रिपेल करेंगे, कितने डिस्टेंस तक। तो सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम के अंदर सन के अराउंड हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं। ये प्लैनेट्स क्यों मूव कर रहे हैं सन के अराउंड? क्योंकि सन इनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे ही मून अर्थ के अराउंड मूव करता है क्योंकि मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस ग्राउंड पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही मैं बात करूं, एक मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो आयरन ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ऐसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स तो अप्लाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दोगे तब भी फोर्स अप्लाई करेगा। इन्फिनिटी पे जाके फोर्स जीरो हो जाएगी। क्यों? देखो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो पढ़ लिया ना। जब इस R की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो F की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। मान लो यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये इतने रीजन के अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। ये समझने वाली बात है। तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगाएगा, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस के अंदर। और वो स्पेस जिसमें वो एक दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। जैसे कि ये चार्ज है, ये इतने स्पेस के अंदर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, इसके बाहर नहीं लगा सकता। तो ये इस Q के लिए हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि इस Q ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए एक दूसरा छोटा सा चार्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा छोटा होगा सोर्स चार्ज से। जनरली टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 ली जाती है, इसीलिए इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये हुई काम की बात। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। द रीजन और स्पेस within which any one charge exerts a force of attraction or repulsion on any other charge
is known as its इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी डेफिनेशन हुई, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पहले ही कहा था ये जो सीरीज में शुरू कर रहा हूँ इसमें 11th-12th क्लास की मैं थ्योरी, ठीक है, कॉम्पिटेटिव लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा विद नोट्स, है ना। तो नोट्स चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोर्ड पे डिटेल नोट्स लिख रहा हूँ, या फिर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो एरिया, वो रीजन, वो स्पेस जिसमें कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, उसे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, और जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए चार्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरली इसकी वैल्यू +1 होती है। प्लस होती है इसलिए पॉजिटिव, 1 होती है इसलिए यूनिट, तो इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने की कोशिश करते हैं। ये वो रेट है जिस पे फोर्स लगेगी। मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आप सब्जी वाले से आलू खरीद रहे हो, ठीक है, उसने कहा भैया 10 रुपये किलो, तो तुमने लिए 2 किलो, तो प्राइस कितना हो गया? 20 रुपये। समझना मेरी बात? तुमने आलू परचेज किए, पोटैटो, भैया रेट उसने बताया 10 रुपीज पर केजी, तुमने लिए 2 किलो, तो प्राइस कितना हो गया? 2 × 10 यानी कि 20 रुपीज। तुमने लिए 3 किलो, तो प्राइस कितना हो गया? 3 × 10 यानी कि 30 रुपीज। तुमने लिए 2.5 kg, तो प्राइस कितना हो गया? 2.5 × 10 यानी कि 25 रुपीज। ये कैसे कैलकुलेशन हो रही है? ये कैलकुलेशन तब हो पा रही है जब हमें पता है कि 1 kg का प्राइस इतना है, तो हम बता रहे हैं 2 kg का कितना है, 3 kg का कितना है, 2.5 kg का कितना। ऐसे ही यहां पे ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स तो लगाएगा, लेकिन किस रेट पे लगाएगा? ये डिस्टेंस में मान लेता हूं r, तो किसी रेट पे तो फोर्स लगाएगा। जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, बस समझ में बेशक आया नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन देखे हों तो आपने वैल्यू जरूर देखी होगी। किस टाइप से सुनने को मिलता है? 5 न्यूटन पर कूलाम, 2 न्यूटन पर कूलाम, इस तरह से। मतलब क्या है इस बात का? यानी कि 1 कूलाम के चार्ज पे 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, 1 कूलाम के चार्ज पे 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करने का तरीका है। तो कहने का मतलब 1 कूलाम पे जो फोर्स लगती है उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। यहां जैसे 1 kg का जो प्राइस है उसी को तो रेट कह रहे हैं। तो ये फोर्स लगने का रेट हुआ एक तरह से कि 1 कूलाम के चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज ऑन एनी अदर चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा दूसरे चार्जेस पे, लेकिन किस रेट पे लगाएगा, इस रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि 1 कूलाम के चार्ज पे लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। 1 कूलाम के चार्ज पे लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए, ये बात समझ में आई तो इसको आगे नोट कर लेते हैं भाई। The force per unit charge exerted by source charge on test charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिनोट करते हैं इसको हम ई से। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो हेड लगा दिया। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और फोर्स कूलाम लॉ से के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू मैं यहां प्लेस करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ गई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, उधर जगह नहीं, इधर लिख देते। अब के के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, के कॉन्सेप्चुअली सही नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाए इसलिए टीचर यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में के का जिक्र है भी नहीं। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉपरली अगर लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन मैंने लिख दी, फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसके बारे में बाकी बातें कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला पढ़ लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है, एरो हेड लगा दिया। बाकी बातें करते हैं, लिख भी लेते हैं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जाहिर सी बात है, जब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड कर जाती है। जैसे फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर चार्ज है नेगेटिव, फॉर नेगेटिव चार्ज तो हम लिखेंगे टूवर्ड्स द चार्ज। कहने का मतलब चेक करने के लिए तो टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करना है। अगर मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ चौक की टिप पे ये है टेस्ट चार्ज, तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा जो कि होता ही पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, वो ऐसे भाग जाएगा। इधर रखूंगा ऐसे भाग जाएगा, 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 इधर रखूंगा ऐसे भाग जाएगा। तो अवे फ्रॉम चार्ज ही तो जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज कैसे मूव करता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आ जाता, ठीक है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, अगर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो डायरेक्शन हो गई अवे फ्रॉम चार्ज, और अगर नेगेटिव नेचर का है तो टुवर्ड द चार्ज। अदरवाइज दोनों है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। टेस्ट चार्ज का मोशन कैसे हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन की बात अगर हम करें, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आगे फॉर्मूला पता चल गया, नेचर पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गई। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के लिए नहीं पड़ेगी, क्यू के लिए नहीं पड़ेगी, आर के लिए नहीं पड़ेगी। तो बेसिक देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला जो है वो फोर्स अपॉन चार्ज पड़ा। फोर्स न्यूटन में होता है और चार्ज कूलम में होता है। तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम में कह सकता हूं। और न्यूटन पर कूलम के लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है, वोल्ट पर मीटर। ये कैसे, ये आगे आपको समझ में आएगा जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है उसकी। चलिए,
तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कई बार पूछ सकते हैं, तो निकाल लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। पहले इसको रब कर दें। देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के लिए हम लिखते हैं mlt माइनस 2 और चार्ज के लिए at, तो ये आ गया ml t माइनस 3 a माइनस 1। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज mlt माइनस 3 a माइनस 1। याद कर सकते हैं आप, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। नया टॉपिक पढ़ते हैं भाई, डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू charged wire of infinite length। एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ये वायर एक्सटेंडेड है। अब जब लेंथ इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस है इस पे आने वाला चार्ज भी इनफाइनाइट ही होगा। तो इनफाइनाइट चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक क्वांटिटी की हेल्प लेते हैं जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब मैं आपको चार्ज के बारे में पढ़ा रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी हेल्प हम यहाँ पे लेंगे। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलाम पर मीटर। मतलब कि लैम्डा कूलाम पर मीटर से मतलब इतना चार्ज है 1 मीटर वायर पे। चलिए अब मुझे इसकी वजह से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं एक रैंडमली एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ O, और O से R डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ P, और इस पॉइंट P पे मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुसीबत है इसमें, बहुत बड़ी मुसीबत। क्या है मुसीबत? ये है कि भैया अब तक इस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कूलाम लॉ, और कूलाम लॉ काम करता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पॉइंट चार्ज होता तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होती, लेकिन पॉइंट चार्ज है नहीं, ये एक्सटेंडेड चार्ज है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी बड़े सरफेस पे या बड़ी लेंथ पे तो हम उसे कहते हैं एक्सटेंडेड चार्ज। ये एक्सटेंडेड चार्ज है, और एक्सटेंडेड चार्ज के ऊपर कूलाम लॉ काम करता नहीं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कैसे? तो उसके लिए हम इसको पॉइंट चार्ज की हेल्प से पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, है ना, जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब करें क्या? अब यहां पे मैंने इससे L लेंथ पे यहां एक छोटा सा इसका टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ है dl, और ये O पॉइंट से जो डिस्टेंस है dl का वो मैं ले लेता हूं L। ठीक है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ले लेते हैं भाई, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
इसका पॉइंट ओ पॉइंट से L लेंथ पे एक एलिमेंट dl है ना, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट P, इस पॉइंट P पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज और उस पर कूलम लॉ अप्लाई करके हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस P पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करें, एक अपर पॉइंट से एक लोअर पॉइंट से। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये एंगल हो गया d थीटा है जी, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया s। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लाइक दिस। अच्छा, ये तो एक डायग्राम हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो मैं इसको एक पॉइंट से दिखा देता हूं। यहां है मेरा पॉइंट चार्ज जो इस एलिमेंट की वजह से डेवलप हुआ। ये dl लेंथ का है, तो इस पर चार्ज मान लेता हूं मैं dq, और dq की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहां पॉइंट P, ये एंगल थीटा। यहां एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे हम रखते हैं टेस्ट चार्ज। जो हम P पॉइंट पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, तो ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जाहिर सी बात है, दोनों पॉजिटिव तो इस तरफ को रिपेल करेगा और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये छोटे से चार्ज की वजह से है, छोटा मतलब फिजिक्स में D लगा दिया जाता है, dq मतलब स्मॉल चार्ज, dE मतलब स्मॉल फील्ड। तो ये dE इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। इसको एक्सटेंड करके देखें, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। DE के कंपोनेंट आ जाएंगे इधर DE cos थीटा, और इधर आ जाएगा DE sin थीटा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसको dV बोल दूंगा मैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको DH बोल दूंगा। DH को इंटीग्रेट करके मिलेगा H, और DV को इंटीग्रेट करके मिलेगा V। ये वर्टिकल फील्ड, ये हॉरिजॉन्टल फील्ड, और दोनों से आएगा रिजल्टेंट फील्ड। चलिए अब dq की बात करें तो dq निकाल लेते हैं भैया। यहां से मैं इसको रब कर दूं, या आपको एक छोटी सी बात मैं यहीं बता देता हूं, फिर रब करके आगे कंटिन्यू करेंगे। लैम्डा का मतलब मैंने बताया था q बाय l, तो यहां से q का मतलब हो गया लैम्डा l, और dq का मतलब हो जाता है लैम्डा dl। तो ये dq की वैल्यू आ गई लैम्डा dl, जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी। अच्छा, बोर्ड पे स्पेस कम है और डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये आप लोग तो वीडियो पीछे करके देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप कॉपी में इसको हैंड टू हैंड नोट करते रहें डायग्राम बना के, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको रब करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, है ना, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके। लेट अस सपोज दैट देयर इज ए, अच्छा लैंग्वेज लिखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज लिखनी नहीं आती, कैसे लिखे क्या लिखे, तो हमने भैया रट्टा नहीं मार रखा, जैसे हम लिखते हैं वैसे आप लिखो, आपको भी आ जाएगी। सबसे पहले तो जो आपको प्रोवाइडेड है उसके बारे में लिख दो, फिर जो कैलकुलेट करना चाहते हो उसके बारे में लिख दो। ये लैंग्वेज होती है। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, उससे r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, यही बात लिखनी है। लेट अस सपोज दैट देयर इज ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी से मेरा मतलब चार्ज अपॉन लेंथ है। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, ये Q ये L। तो हम
क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल भी लिख सकते हैं और डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी लिखा। चलिए आगे की बात करें। ये तो हो गया हमारे पास क्या है, अब हम बात कर रहे हैं क्या हमें चाहिए। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट the electric field due to this wire at a point P which is at a distance small r from wire। अच्छा, अब कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक O पॉइंट कंसिडर किया और उससे L लेंथ पे जाके एक एलिमेंट ले लिया DL, DL पे चार्ज हो गया DQ। तो कंसिडर a point O on this wire and take an element of length dl at a distance small l from O। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। और if the charge on element dl is dq, then dq की वैल्यू हो जाती है lambda dl। चलिए आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे की कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक देखा, यहाँ था हमारा चार्ज dl, एलिमेंट dl, और जिस पे चार्ज था dq और जिसकी वैल्यू थी लेमडा dl, और यहाँ था हमारा पॉइंट P। तो ये उसको इस तरह से रिपेल कर रहा था यहाँ रखे हुए टेस्ट चार्ज को, जो P पॉइंट पे हमने रखा था। ये एंगल हमारा थीटा था, ये डिस्टेंस L था, ये R था, ये S था। अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था DE। DE का कंपोनेंट एक इस तरफ आया था, DE ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आया था DE साइन थीटा। ये वर्टिकल है इसलिए DV, ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए DH। ठीक है, अब DE की वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बेसिकली। अब R स्क्वायर, S स्क्वायर, X स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं DE की बात करूँ तो K की जगह तो K, ये Q इंडिकेट कर रहा है वो वाला चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जैसे कि हमारा सोर्स चार्ज। तो यहाँ सोर्स चार्ज है ये DQ, तो यहाँ लिखूंगा मैं DQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है S तो S स्क्वायर, दिस इज DE। अच्छा, इसको फिर मैं खोल दूं DQ की वैल्यू लेमडा DL, तो DE हमारा हो जाता है K लेमडा DL ओवर S स्क्वायर। अच्छा, ये DE की वैल्यू। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों को बारी बारी कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी को भी पहले किसी को भी बाद में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं फिर वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए DH की वैल्यू हमारी है DE cos थीटा। DE की वैल्यू ये यहाँ से मैं नोट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा K
लैम्डा डी एल ओवर एस स्क्वायर और कॉस थीटा जो कि है हमारा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, या कॉस थीटा में रहने देते, थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, ये। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, है ना, तो मुझे हॉरिजॉन्टल फील्ड मिल जाएगा। ऐसी वर्टिकल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो वर्टिकल फील्ड मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले समझने वाली बात इसमें दो वेरिएबल आ गए। देखो, टोटल हॉरिजॉन्टल फील्ड अगर मुझे चाहिए तो h हो जाएगा डी एच का इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एल ओवर एस स्क्वायर कॉस थीटा इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, थीटा भी वेरिएबल और डी एल भी वेरिएबल है ना। तो दो में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो हटाएं कैसे, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो भाई कहाँ लिखा जाए, इसको रब कर देते हैं। चलो, यहाँ देखिए, अगर मैं लेता हूँ बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ हो जाएगा एल बाय आर। एल की वैल्यू हो गई आर टेन थीटा। अब मैं डिफरेंशिएट करूँ अगर इसको, तो डी एल हो जाता है आर टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और दूसरा, इसी ट्रायंगल में अगर मैं ले लेता हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, या कॉस ले लो, एक ही बात है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस टेन में बच्चे ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर बाय एस, या फिर एस की वैल्यू हो गई आर बाय कॉस थीटा या आर सेक थीटा, और एस स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करता हूँ तो डीएल की जगह मेरा आ जाता है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आगे है कॉस थीटा, और नीचे एस स्क्वायर की जगह आ जाता है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म, इस आर से स्क्वायर खत्म, तो ये जो एक्सप्रेशन बचेगा ये बचेगा मेरा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल फील्ड जो हमारा निकल करके आया वो आया डी एच का इंटीग्रेशन, और डी एच की वैल्यू के लैम्डा बाय आर, ये हो गया कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में। अब लिमिट लेनी है। अब लिमिट, क्योंकि हम इनफाइनाइट वायर की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट वायर के लिए ज़रा समझना, यहाँ है पॉइंट P, यहाँ है हमारा एलिमेंट, और ये एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल बना रही है थीटा। ये थीटा ही हमारी लिमिट डिसाइड करने वाला है। तो भैया अगर मैं, ज़रा समझना, मैं ऐसे समझाता हूँ, इसके लिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाए ऐसे, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस है, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होते होते जब मैं इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 90। ऐसे ही अगर एक नीचे एलिमेंट होता है, इसको घटाने की बात करें, इस एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करें, तो यहाँ आते आते 0, उसके बाद नेगेटिव में एंगल जाएगा, और नेगेटिव एंगल जाते जाते जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो ये -90। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू -90 और मैक्सिमम वैल्यू +90 हो सकती है इनफाइनाइट वायर में। उसी को लेकर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। लिमिट जो हम लेंगे -π/2 से +π/2, और इसको सॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड के लैम्डा बाय आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, लिमिट -π/2 से +π/2, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन
है ना। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी, लेकिन गड़बड़ जो होती है वो नेगेटिव साइन में होती है, किस में आएगा किस में नहीं आएगा। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं जिन बच्चों को नहीं पता है कि d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो सभी जानते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं। तो d/dx ऑफ कॉस x इज माइनस साइन x, ये डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन x। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो आप याद कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। चलिए, तो हमें पता चल गया कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x होता है, इसलिए cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा sin थीटा, लिमिट -π/2 से +π/2, यानी कि k λ/r sin +π/2 sin -π/2। यहाँ चले तो ये हो गया k λ/r और sin +π/2 दैट इज sin π/2, और ये नेगेटिव बाहर अपीयर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस sin π/2। sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ये भी 1, तो हॉरिजॉन्टल आ गया हमारा k λ/r 1 + 1, यानी कि हॉरिजॉन्टल फील्ड आया 2k λ/r। अच्छा, अब इसमें ये जो है k की वैल्यू खोल के लिख सकते हैं हम। k होता है हमारा, हम जानते हैं 1/4πε0, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड आ गया 2 1/4πε0 λ/r। 2 से 4 कैंसिल होकर 2 बचा, तो हॉरिजॉन्टल फील्ड आया λ/2πε0r। ये वो फॉर्मूला है जो आप याद कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने वर्टिकल तो निकाला ही नहीं, वर्टिकल निकाल लेते हैं, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल फील्ड है। वर्टिकल हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल होगा dv का इंटीग्रेशन, यानी कि k λ/r sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा का इंटीग्रेशन। k λ/r कांस्टेंट है, sin थीटा का इंटीग्रेशन d थीटा के रेस्पेक्ट में, जो कि हमारा आ जाता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट -π/2 से +π/2। तो नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, अंदर हो गया एक cos π/2 माइनस cos -π/2। ठीक बेटा, आप लोगों को बता दूं जिन्हें नहीं पता, cos और sec की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को खा जाता है ये, तो नेगेटिव साइन बचेगा नहीं, नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos π/2। ये तो सेम हो गया, cos 90, ये भी 0, ये भी 0, और 0 - 0 0, और 0 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। जितना भी कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, उसकी वैल्यू है λ/2πε0r। ठीक है बेटा, हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मुझे पता है आप लोगों की हैबिट का, आधे घंटे से ज़्यादा अगर क्लास खिंच जाती है तो फिर नींद आने लगती है,
लेकिन डेरिवेशन बीच में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ चार्ज रिंग की वजह से या सर्कुलर लूप की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी बात करेंगे। अपनी तरफ से डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वंस अगेन